विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राधा कृष्ण इंस्टीट्यूट यानी आर.के. इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी की कक्षा 12th की क्लास में। ठीक है भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग कल हमने आपको पढ़ाए थे आरएनए के प्रकार। ठीक है, आरएनए की संरचना, इनके बारे में हमने आपको पूर्ण रूप से समझाया था। उम्मीद है मुझे कि आपकी समझ में आया होगा। आया था समझ में? अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग क्या है? देखिए, नाम में ही पता चला है कि डीएनए का पैक होना। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर मजबूती से पैक होती हैं, मतलब टाइट रहती हैं उनके ऊपर। आपको पता है डीएनए में क्या लगे रहते हैं? जीन्स लगे रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। ठीक है, तो डीएनए की एक चेन जो होती है उसमें जीन लगे हुए होते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ दोनों श्रृंखलाएँ कैसे पैक हैं ये चीज़ हमको समझानी है। ठीक है भाई, यानी एक न्यूक्लियोसोमल परिकल्पना बन जाती है। क्या बन जाती है? न्यूक्लियोसोमल परिकल्पना। इसे ही हम न्यूक्लियोसोमल परिकल्पना का भी नाम देते हैं। ठीक है भाई, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सभी जीन कैसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए की श्रृंखला के अंदर फिट रहते हैं, कैसे लिप्त रहते हैं, तो ये हमें इसमें समझाना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखिए, डीएनए पैकेजिंग यानी डीएनए पैकेजिंग इसको बोलते हैं हम। पैकेजिंग अथवा आउटडेट की न्यूक्लियोसोम परिकल्पना की बात करते हैं हम इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, मॉरिस विलिकन्स 1960 तथा एडा एवं ओलियंस ने, जो ओलियंस वैज्ञानिक थे इन्होंने, और विलिकन्स मॉरिस विलिकन्स और एडा और ओलियंस यानी तीन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया भाई? 1974 में क्या बताया? इन्होंने बताया कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु अक्षारीय प्रकृति की प्रोटीन होती है जो डीएनए के अंदर फिट रहती है। आपको पता भी होगा, इसका नाम हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है भाई, जो अभी बताया था मैंने। हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र तंतु की मणिका बंध संरचना, यानी मणिका होती है मोती। मणिका किसको बोलते हैं भाई? मोती को बोलते हैं। तो मोतियाकार संरचना जिसमें मोती जीन का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, तो उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन कैसे जुड़ी रहती है? ठीक है भाई, ये बता रहे हैं यहाँ पे। मणिका बंध संरचना यानी गोल संरचना बनाते हैं। आउटडेट ने सन 1975 ईस्वी में इन दाने जैसी दिखने वाली जो संरचनाएं थीं, इनको क्या नाम दिया भाई? कॉर्नमंड। और थामर ने न्यूक्लियोसोमल परिकल्पना का नाम दिया था। इसे कब दिया था भाई? 1974 ईस्वी में। यानी क्या बताया था इस परिकल्पना में? आगे भी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। न्यूक्लियोसोमल परिकल्पना में इन्होंने बताया कि भाई डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? विकसित डीएनए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जो मोतियाकार संरचना है, इनको हम मणिका में संरचना बोलते हैं। ये मोतियाकार संरचनाएं, मैंने कहा था डीएनए के अंदर मोती के समान जो संरचनाएं होती हैं उनकी संज्ञा किसे दी जाती है? जीन को। ठीक है भाई, जीन कैसे फिट रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए के अंदर, तो इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। इसी हमने कहा था कि भाई डीएनए के अंदर ये मजबूती से पैक रहते हैं। ठीक है भाई, आउटडेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आउटडेट वैज्ञानिक ने 1974 में इसको समझाया था। ठीक है भाई, आगे स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम देखिए, जे.ओ. थॉमस एवं आर.डी. कोरेनबर्ग के मतानुसार गुणसूत्र में डीएनए अणु हिस्टोन प्रोटीन के साथ व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित मतलब हिस्टोन प्रोटीन के साथ में वो मजबूती से बंधे रहते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि क्रोमेटिन में माला के दानों के समान संरचनाएं समान दूरी पर व्यवस्थित होती हैं, यानी एक दूसरे से उनकी दूरी निश्चित होती है। ठीक है भाई, एकांतर क्रम में लगे रहते हैं एक के बाद एक, तो दोनों श्रृंखलाओं में मोती के समान संरचनाएं हैं। ठीक है भाई, इन संरचनाओं को ही न्यूक्लियोसोम कहा। ठीक है भाई, ये जो मोती के समान संरचनाएं इन्हें क्या कहा गया? न्यूक्लियोसोम कहा गया। अब डीएनए का द्विगुणन की बात करते हैं, आगे करते हैं स्टार्ट में। कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य, आपको पता है कोशिका के अंदर समस्त द्रव्य क्या होता है? अंदर कोशिका द्रव्य होता है। वह केंद्रक के पूर्ण विकसित हो जाने पर कोशिका में विभाजन होता है। ठीक है भाई, कोशिका चक्र तो आपको पता ही है। जब कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा पूर्ण हो जाती है, बढ़ जाती है,
तो उसमें विभाजन होना है, निश्चित सी बात है, क्योंकि उसके आकार में एक निश्चित ही वृद्धि होती। वृद्धि होने के बाद उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। डीएनए की द्विगुणन विधि द्वारा, द्विगुणन विधि क्या है, डीएनए अपने जैसी दूसरी संरचना बनाने की अक्षमता रखता है। सभी यानी शरीर के अंदर या कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका आपको पता है जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका के अंदर केवल और केवल आनुवंशिक पदार्थ ही एक ऐसा पदार्थ है, यानी डीएनए ही ऐसा पदार्थ है जिसमें अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है, तो यानी द्विगुणन करने की क्षमता होती है। ठीक है भाई। तो इसमें क्या हुआ कि डीएनए की द्विगुणन विधि द्वारा दो डीएनए अणुओं का निर्माण डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण कहलाता है। ये हमने पिछले टॉपिक में भी आपको पढ़ाया था, अलग से हमने टॉपिक बताया था, उसमें ये बताया था। कोशिका चक्र की इंटरफेज अवस्था के एस फेज में डीएनए का द्विगुणन केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है भाई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा कोशिका विभाजन वाले टॉपिक में। वहाँ पे आपको ये सारी अवस्थाएं जो है परावस्था सारी समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी ये समझ में आएगा। और जिसने इसे पढ़ रखा है वो आसानी से समझ लेगा इसको। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है अणुजैविकी का सेंट्रल डोगमा या केंद्रीय सिद्धांत। सेंट्रल डोगमा होता क्या है भाई? सेंट्रल डोगमा एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है भाई, मैं बताता हूँ आपको सीक्वेंस क्या है इसकी। देखिए गौर से देखना, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से क्या बनना भाई, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है भाई। ये क्या कहलाता है भाई, ये सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ठीक है भाई। इसी चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे, इसी क्रम को पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए बनता है, आपको पता है। ठीक है। फिर आरएनए क्या करते हैं, सूचना वाहक का कार्य करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोडित करेंगे। ठीक है भाई। आरएनए को जो राइबोसोम में होते हैं, फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेंगे। इसी चीज़ को हम बढ़ा करके इसमें बताएंगे टॉपिक में, तो सभी अपनी पीडीएफ में देखेंगे। देखिए भाई, डीएनए में सन्निहित सूचनाएं। ठीक है भाई। डीएनए के अंदर जो सूचनाएं निहित होती हैं या संचित होती हैं, वे किसके रूप में होती हैं? कोड के रूप में होती हैं, आनुवंशिक कूट के रूप में होती हैं। उन सूचनाओं के डीएनए से, यानी वे डीएनए के अंदर होते हैं, डीएनए से कोशिका द्रव्य तक पहुंचने के संबंध में अग्र संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। कौन कौन सी है भाई, कौन कौन से स्टेप आते हैं इसमें, देखिए। तो देखिए भाई, कार्य को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट टॉपिक है इसमें सूचनाओं का एक दिशीय प्रक्रम। क्रिक ने बताया कि भाई डीएनए एमआरएनए के अनुलेखन द्वारा, यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या होता है, ये होता है अनुलेखन। अनुलेखन एक प्रक्रम है। अनुलेखन प्रक्रम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं भेजता है। ठीक है भाई। यानी डीएनए क्या करता है, पहले एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। तो अनुलेखन की प्रक्रिया क्यों करता है, ये इसलिए करता है ताकि प्रोटीन के निर्माण के लिए आगे सूचनाओं को भेज सके। ठीक है भाई। तो सूचनाएं भेजता है, फिर ये केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं। हमने आपको एक बात बताई थी आरएनए वाले टॉपिक में कि भाई डीएनए से आरएनए बनता है, फिर वो कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। तो ये सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुँचाने के लिए कहाँ जाते हैं भाई, कोशिका द्रव्य में पहुँचते हैं। इसके बाद एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों के क्रम, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एमआरएनए के अंदर, आपको पता है आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके क्रम में एमिनो अम्लों के क्रम के रूप में अनुवादित होते हैं, क्योंकि वे एमिनो अम्लों को ही अपना शिकार बनाते हैं, उन्हें ही जोड़ने का काम भविष्य में करेंगे, क्योंकि एमिनो अम्लों से मिलकर ही क्या बनता है भाई, प्रोटीन बनता है। ठीक है। इनके क्रम के रूप में अनुवादित होते हैं। इसे सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह या सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं। ठीक है भाई। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, एक तो होती है अनुलेखन और दूसरा होता है अनुवादन। तो पहले तो ये अनुलेखन करेगा, फिर अनुवादन करेगा। अनुलेखन मैंने कहा था आपको, अनुलेखन क्या होता है, आरएनए का बनना। कौन से आरएनए का, एमआरएनए का बनना। ठीक है भाई। और दूसरा होता है क्या, अनुवादन। अनुवादन किसके लिए,
ये जो हमने कहा अभी न्यूक्लियोटाइडों के अंदर होता है अनुवादन एमिनो अम्लों के क्रम को निश्चित करने के लिए, ठीक है भाई, उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सेकंड टॉपिक है हमारा सूचनाओं का वृत्तीय प्रक्रम। इसमें डीएनए से विभिन्न प्रकार के आरएनए जैसे टीआरएनए, एमआरएनए आदि का अनुलेखन होता है, यानी ये बनते हैं, ठीक है भाई। आरएनए प्रोटीन के रूप में इन सूचनाओं का अनुवादन करता है। आरएनए किसके रूप में भाई? प्रोटीन के रूप में इन सूचनाओं को क्या करेगा? अनुवादन करेगा, ठीक है भाई। फिर प्रोटीन आरएनए संश्लेषण का क्या करती है भाई? निर्देशन करती है। प्रोटीन क्या करती है, मतलब कि भाई आरएनए प्रोटीन को किस तरह संश्लेषित करेगा, एमिनो अम्लों की लंबी इकाइयाँ जुड़ेंगी, तब जाकर प्रोटीन का निर्माण इसमें होगा, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, थर्ड पॉइंट है सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। सन 1970 में टैमिन ने आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी ये क्या है भाई? पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है भाई, जो आरएनए डिपेंडेंट होता है, ठीक है भाई, एंजाइम की खोज की। यह केवल उन वायरसों में पाया जाता है जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब आपको पता है आरएनए आनुवंशिक पदार्थ किन में होता है? पौधों में होता है, ठीक है भाई। यह एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहलाता है। ये क्या करता है? ये जो वायरस है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है पाया जाता है इन वायरसों में, यानी ये बनाने का कार्य करते हैं। यह एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहलाता है। यह आरएनए से डीएनए का संश्लेषण का नियमन करते हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से दोबारा से डीएनए का नियंत्रण करता है, उसे डीएनए बनाने में हेल्प करता है, ठीक है भाई। देखिए डीएनए से आरएनए, आरएनए में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। किसकी भाई? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड, ठीक है भाई। इस एमिनो एसिड से क्या बनता है भाई? इससे प्रोटीन अणु बनते हैं, और इसी से ही जो हमने बताए थे भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है भाई, ये क्या करते हैं? वापस आरएनए से डीएनए बनाने का काम भी करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखिए, अतः इसमें पहले आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, यानी पहले डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर कोई क्या बनता है भाई? डीएनए बनता है, और आरएनए से एमआरएनए, यानी इससे एमआरएनए का निर्माण भी होगा। फिर एमआरएनए क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, यानी उसका निर्माण करेगा। उससे क्या होगा? एमिनो एसिड बनेगी। एमिनो एसिड की जो श्रृंखलाएं हैं पॉलीपेप्टाइड में क्या बनाएंगी? प्रोटीन का निर्माण करेंगी, ठीक है भाई। तो पहले एमआरएनए बनता है, और फिर एमआरएनए की भाषांतरण से प्रोटीन संश्लेषण होता है। भाषांतरण मतलब जो सूचनाएं हैं वो क्या होती है भाई? राइबोसोमल आरएनए के पास पहुंच जाती है। राइबोसोम क्या करने का कार्य करेंगे? उन एमिनो अम्लों को जोड़ करके उनसे प्रोटीन बनाने का कार्य शुरू कर देगा। इसी सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो ये डायग्राम है इसका, डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर डीएनए बनता है। ये चक्रण तो चलता रहता है इनका ऐसे, ठीक है भाई। आरएनए कौन सा बनेगा? एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन इसको हम बोलते हैं, ठीक है भाई। और आरएनए से क्या होता है? अनुवाद होता है सूचनाओं का। सूचनाएं इसके पास जाती हैं, किसके पास जाती हैं? आरएनए से आरएनए के पास जाएंगी, तो वहाँ ट्रांसलेशन होगा, सूचनाओं का अनुवादन होगा, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा आरएनए के, ताकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाओं को ग्रहण कर सके। उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है भाई। ट्रांसलेशन में क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। आपको पता है जहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वहाँ प्रोटीन तो बनेगी ही, निश्चित है। तो ये होता है सेंट्रल डोग्मा, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपके समझने के लिए। बोर्ड एग्जाम में तो ये इतना आता नहीं है, बाकी भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। क्या है कि सेंट्रल डोग्मा है क्या? सेंट्रल डोग्मा एक तरीका है। तरीके में हम ये बताते हैं कि भाई किससे क्या बनता है और किससे क्या बनता है। हमने कहा सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है पहले, यानी अनुलेखन और अनुवादन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। फिर आरएनए से डीएनए भी बनता है, दो दिवसीय यानी द्वितीय प्रक्रम चलता है। आरएनए से डीएनए भी बनता है, और फिर डीएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए फिर आरएनए के पास सूचनाओं को पहुंचाएगा, ठीक है भाई। सूचनाएं केंद्रक से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के पास जाएंगी। यही प्रक्रम हमें इसमें दर्शाना है। इसी को हमने तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे आपको हम इसे समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है भाई। चलिए भाई, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आनुवंशिक कूट। प्रकृति का पूरा आनंद आ रहा है यहाँ,
खुले में बैठे हुए हैं सभी के सभी, तो पक्षियों की चहचहाट के साथ आप इस वीडियो को समझें तो मन को थोड़ा शांति भी मिलेगी। ठीक है भाई, क्योंकि प्रकृति का यहाँ पर अनमोल नज़ारा है, बड़ा मन लग रहा है पढ़ते हुए। ऐसे में पढ़ने की बात ही अलग है। ठीक है, देखिए भाई, आनुवंशिक कोड की बात करते हैं। जेनेटिक कोड होता है आनुवंशिक कोड, हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको वहाँ शॉर्ट भाषा में समझाया था। क्या समझाया था कि भाई नाइट्रोजनी अक्षारकों का 3 नाइट्रोजनी अक्षारकों के कुछ अनुक्रम होते हैं निश्चित, जिनके अंदर सूचनाएं निहित होती है। बायोलॉजी में हम निहित नहीं बोलते, सन्निहित बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो पढ़ते हैं इसे। संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए व ये या एमआरएनए अणु, इसको या करेंगे यहाँ, क्योंकि संदेशवाहक आरएनए ही एमआरएनए होते हैं। अणु पर उपस्थित 3 नाइट्रोजनी अक्षारकों का समूह। जो एमआरएनए के पास सूचनाएं होती हैं वो 3 नाइट्रोजनी अक्षारकों के रूप में होती हैं, जो एक एमिनो अम्ल के लिए संकेतक यानी पहचान है। किसके लिए भाई? एक एमिनो अम्ल के लिए आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड कहलाता है। इन तीनों के क्रम को क्या बोलते हैं भाई? जेनेटिक कोड बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है भाई? एमिनो अम्लों के लिए पहचान होती है, संकेतक होते हैं। ठीक है भाई, और ये किससे मिलकर बना होता है भाई? 3 नाइट्रोजनी अक्षारकों के कोड से मिलकर बना होता है। मैथाई ओकावा, होली, खुराना और नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के मध्य संबंध ज्ञात किया। जैसे कि हमने अभी सेंट्रल डोगमा में पीछे पढ़ा था, डीएनए का आरएनए से और आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण के साथ में जो संबंध है, इसके लिए उन्होंने क्या दिया भाई? नोबेल पुरस्कार भी मिला। कोड अक्षरों की आरएनए में पाए जाने वाले अनुक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कोड को, ठीक है भाई, नाइट्रोजनी अक्षारक जो होते हैं उनके यानी पहचान के द्वारा, यानी उनके संकेतकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कोड को। ठीक है भाई, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी आपको बता देते हैं। ही देखिए, कूट क्या होता है? त्रिक होता है। त्रिक मतलब 3 नाइट्रोजनी अक्षारकों का बना होता है। 3 नाइट्रोजनी अक्षारक एक एमिनो अम्ल का आनुवंशिक कूट होता है। यदि बात करते हैं एक एमिनो अम्ल की है तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर के क्या बनाएंगे? एक प्रोटीन का अणु बनाएंगे। तो 20 ही नाइट्रोजनी अक्षारकों के क्या होंगे भाई? अनुक्रम होंगे, कोड होंगे, तब जाके क्या होगा भाई? प्रोटीन बनेगी। अर्थात प्रत्येक कोडोन एमआरएनए के 3 नाइट्रोजनी अक्षारकों के लिए एक विशिष्ट अनुक्रम का बना होता है। ठीक है भाई, किसका बना होता है भाई? विशिष्ट अनुक्रम। विशिष्ट अनुक्रम जैसे एडेनिन, एडेनिन, गवानीन, ठीक है भाई, या यूजीसी की बात करते हैं तो यूरेसिल, गवानीन और साइटोसिन, तो इस तरह के कोड होते हैं। तो ये विशेषता है इसकी भाई, कूट क्या होता है? त्रिक होता है, यानी 3 कोड के अंदर एक एमिनो अम्ल के लिए सूचना होती है। अब सेकंड पॉइंट, कूट सार्वत्रिक है। सभी जीवों में एक प्रकार के ही एमिनो अम्ल होते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो भिन्न नहीं हो सकती ना, प्रोटीन तो प्रोटीन होती है। अतः पेड़ पौधों एवं जंतुओं में आनुवंशिक कूट समान एमिनो अम्लों के लिए समान होते हैं। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल जैसे कि जीवाणु से मनुष्य तक यू कोड फेनिल एलिनिन एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। कौन से एमिनो अम्ल का भाई? यानी ट्रिपल यू। 3 यूरेसिल का कोड जो होता है उसके अंदर सूचनाएं होती है फेनिल एलिनिन एमिनो अम्ल की। ठीक है भाई, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया तथा कुछ प्रोटोजोआ इसका क्या भाई? अपवाद हैं, उनके अंदर ये नहीं बनते हैं। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। कूट असंदिग्ध है। एक कूट केवल एक एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, मतलब एक की ही सूचना रखता है। कूट लेखन करना मतलब सूचना रखना। इस कारण यह असंदिग्ध या विशिष्ट होता है। ठीक है भाई, विशिष्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल के लिए विशेष प्रकार का कोड होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है भाई? असंदिग्ध है, ऐसे को हम असंदिग्ध बोलते हैं। यदि सभी में सूचनाएं एक ही एमिनो अम्ल के लिए होती तो वो असंदिग्ध ना होता, संदिग्ध होता। ठीक है, यानी उसका पता होता। अब देखिए, कूट कोमा रहित है। इनके तीनों नाइट्रोजनी अक्षारकों के बीच में क्या नहीं है भाई? कोई भी कोमा नहीं है, बिना कोमा के होते हैं। देखिए, 2 संलग्न कूटों के बीच विराम या कोमा नहीं होता। कूट एक श्रृंखला या क्रम में होते। देखिए, AUG कोमा AAC AUA A, यानी कोई भी कोमा इनमें नहीं है। ठीक है भाई, यह आपकी बात समझ में आई है। इनमें यानी कोमा रहित कूट होते हैं। अब बात करते हैं भाई समारंभन कोड की। समारंभन कोड क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए भाई, अभी तक कितने कोड ज्ञात हैं? लगभग 64 कोड याद हैं अब तक। कोडॉन जो हैं 64 प्रकार के होते हैं।
तो समारंभन कोड की बात करते हैं तो इसमें आपको ये सब चीज़ें समझाई जाएंगी, यानी जो शुरुआत करता है। ज्ञात सभी 64 कोड में से AUG जो मिथियोनिन एमिनो अम्ल के लिए कोड है। किसके लिए भाई? मिथियोनिन नामक एमिनो अम्ल के लिए कोड है। कौन सा भाई? AUG। आनुवंशिक कूट का समारंभन कूट कहलाता है। तथा 3 सामान्य कोडोन UAA, UAG, UGA होते हैं। ये सामान्य कोडोन है भाई। ये क्रमशः पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के शुरू करने और समाप्त करने से संबंधित होते हैं। तो इस तरह के जो कोडोन होते हैं, जो मिथियोनिन है, जो शुरुआत करने का कार्य करता है, ठीक है भाई, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? समारंभन कोडोन कहलाएंगे। ठीक है भाई। अब समापन कूट की बात करते हैं। समापन आपको पता है जो अंतिम कूट होगा। mRNA अणु श्रृंखला पर स्थित इन कोड के लिए कोशिका द्रव्य में कोई tRNA नहीं होता, अतः यह निरर्थक कोडोन कहलाता है। tRNA क्या करते हैं? ट्रांसफर, यानी ये यहाँ से कोई भी सूचना इनके पास से नहीं जाती, इसलिए समापन कोडोन कहलाते हैं। अगर इनसे कोई सूचना जाती तो फिर प्रोटीन बनती, तो वहाँ पर बिल्कुल भी इन कोडोन का अंत ना होता। तो इसलिए समापन कोडोन इसलिए क्योंकि इनके पास कोई सूचना नहीं होती tRNA को देने के लिए। ठीक है, इसलिए ये अंतिम कोडोन या समापन कोडोन कहलाते हैं। ठीक है भाई। देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे भाई। हमारा जो टॉपिक है सेंट्रल डोगमा के बाद स्टार्ट होता है जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन। ठीक है भाई, यानी जीनों की अभिव्यक्ति और वे नियमन कैसे करते हैं। ठीक है, जीन अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, जीन का मेन कार्य क्या है, और दूसरी बात उनका नियमन किसके द्वारा होता है, कैसे होता है। ठीक है। ठीक है, मानव में सदैव यह जिज्ञासा रही है, मतलब ये जानने की पूरी इच्छा रही है कि दो जीव एक जैसे क्यों नहीं होते। ठीक है भाई, यहाँ तक कि दो जुड़वा भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ भिन्नता उनमें ज़रूर होती है। वो किस वजह से होती है? इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मानव ने जीव के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक अध्ययन प्रारंभ किया, यानी जीवों के शरीर के बारे में पता लगाया उन्होंने। ठीक है भाई, और कैसे उनके शरीर में कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं, किस तरह होती हैं, उन सभी का उन्होंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। जीव के शरीर का रासायनिक संगठन का अध्ययन कर, जीव के शरीर के रासायनिक संगठन का मतलब होता है जीव के शरीर में कोशिकाएं होती हैं, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया, यानी कोशिकाओं से संगठित होकर एक बड़ा शरीर बनता है। कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात पहुँची कहाँ तक भाई? केंद्रक तक। केंद्रक के अंदर कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से सूचनाएं जाती हैं अगली संतति में। ठीक है भाई। अब देखिए, जीव की कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के अंदर DNA नामक जैविक अणु पाया जाता है। ये बात उन्हें पता चली, जो जीन की जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं भाई? नियंत्रित करते हैं। कौन करता है जीव की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण? कौन भाई? जीन की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? बताओ। DNA अणु। ठीक है भाई, DNA अणु ही तो जीनों का समूह है। यानी जीन, काफ़ी सारे जीन संगठित होकर DNA का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, DNA का सूक्ष्म अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि नाइट्रोजनी अक्षारक विशिष्ट क्रम में लगकर जीन का निर्माण करते हैं। आपको पता है जीन के अंदर क्या होते हैं? हमने एक बात बताई थी आपको, विशेष लक्षण के लिए विशेष प्रकार की जीन होती है। जीन के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजनी अक्षारकों के अनुक्रम होते हैं। ठीक है भाई, जो सूचनाएं जिनके अंदर निहित होती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि भाई सूचनाएं केवल आनुवंशिक कूट के रूप में निहित होती हैं। ठीक है भाई, किसके अंदर? जीनों के अंदर। ठीक है। अब देखिए, जीन के अनुलेखन से राइबोन्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी जीन का अनुलेखन मतलब जीन DNA में होते हैं। DNA के अनुलेखन से क्या बनता है? RNA बनता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल संदेशवाहक RNA यानी mRNA, स्थानांतरण RNA tRNA, तथा राइबोसोमल RNA 3 प्रकार के होते हैं। इनका क्या करता है? ये निर्माण करता है भाई। ठीक है, एंजाइम तथा हार्मोन्स का निर्माण भी करती है। यानी इसमें क्या होता है? देखो, नई संश्लेषित प्रोटीन जो होती है, जो नई प्रोटीन बनती है किसके द्वारा भाई? आपको पता है RNA बनाएगी, तो इससे क्या बनेगी भाई? एंजाइम और हार्मोन्स बनेंगे, क्योंकि सभी एंजाइम और सभी हार्मोन्स के बने होते हैं? प्रोटीन के। तो प्रोटीन्स किसका निर्माण करेंगी? एंजाइम और हार्मोन्स का। ठीक है भाई, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन अक्षारक, प्रोटीन कारक एवं एंजाइम। ठीक है भाई, अनुलेखन, अनुवादन और जीन प्रकटन। जीन प्रकटन होता है जीनों का अपना प्रभाव प्रदर्शित करना। ठीक है भाई, और जीन नियमन का कार्य करते हैं। यानी इन सभी से में सभी क्रियाएं क्या होती है भाई?
नियमित होती हैं, यानी नियंत्रित होती हैं ये सभी क्रियाएं। तो हमें इसी टॉपिक में बताना क्या था, हमें ये बताना था कि जीन अभिव्यक्ति और नियम है। ठीक है भाई, जीनों की अभिव्यक्ति होती है क्या करने की भाई, एंजाइम और हार्मोन्स बनाने की। ठीक है भाई, जीनों के अंदर सूचनाएं होती हैं आनुवंशिक कूट के रूप में। आनुवंशिक कूट क्या का बना होता है, नाइट्रोजन क्षारकों का बना होता है, त्रिक होता है, यानी 3 नाइट्रोजन क्षारकों का बना होता है, जिसके अंदर सूचनाएं होती हैं। ठीक है, इनकी वजह से ही, क्योंकि विशेष प्रकार के लक्षण के लिए विशेष प्रकार की जीन होती है। ठीक है, तो इसी कारण सभी जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यहाँ तक कि 2 भाई या 2 एक माता पिता की संतानें भी क्या होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती है, या इन लक्षणों में भिन्न होती है। इसलिए हम इसे कहते हैं क्या भाई, जीनों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है, अलग अलग सूचना के लिए। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है भाई। बाकी आगे नई वीडियो बनाएंगे, नई वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जीनोम प्रोजेक्ट और फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है भाई, जीनोम प्रोजेक्ट क्या है और फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।